नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में अलार्म बज चुका है? अलार्म जो हर बार बारिश के बाद पूरे प्रदेश भर के अंदर सुनाई देता है। यह अलार्म होता है मौसमी बीमारियों की एक्टिव होने का। क्या जो बारिश की वजह से प्रदेश पहले से परेशान, क्या उस परेशानी को मौसमी बीमारियां और ज्यादा बढ़ाते हुए घर घर में दस्तक दे रही? क्योंकि प्रदेश के अस्पतालों की ओपीडी में इनकी वानगी देखी जा सकती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, स्क्रब टाइफस, डेंगू, मलेरिया, यहां तक कि चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और क्या वाकई में चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है? जरा आंकड़ों पर गौर फरमाइए। इस साल स्क्रब टाइफस के 1965 केस आ चुके हैं, जबकि डेंगू के 1182, मलेरिया के 791 केस, वहीं चिकनगुनिया के 220 केस सामने आए। हालांकि विभाग का दावा है कि मौसमी बीमारियों को देखते हुए फील्ड में काफी बेहतर तैयारियां हैं। क्या वाकई में तैयारियां हैं? क्या आपने अपने इलाकों के अंदर उन तैयारियों को देखा है? और क्या अस्पताल पूरे तरीके से तैयार है? बचाव के लिए हमें क्या करना है? और घर बैठे बैठे आपको कम से कम डॉक्टर नहीं बनना है, तो फिर अगर आपको कोई सिम्टम है तो उसके लिए आपको किससे संपर्क करना है और उस सिम्टम को कैसे पहचाने जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस को अलग अलग करता है? इस प्रोग्राम में विस्तृत जानकारी आपको देंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि सेहत पर मौसमी बीमारी भारी पड़ जाए। प्रशासन की तरफ से साफ निर्देश हैं कि ओपीडी में सभी लोग पूरे समय वहीं बैठेंगे। एक अलग से सीजनल डिजीज का वार्ड डेडिकेट कर दिया गया है। बच्चे, बुजुर्ग, महिला सब फिलहाल मौसमी बीमारी की चपेट में, युवा भी चपेट में। लेकिन क्या हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं? हमें कौन सी एहतियात बरतनी है? कैसे हमें उन्हें चिन्हित करना है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विकास राजपुरोहित जी, मथुरा दास माथुर अस्पताल के अधीक्षक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर रितु जैन जुड़ी हैं, जो कि प्रभारी हैं आयुष विभाग MBS कोटा से। हमारे साथ होम्योपैथी डॉक्टर अशोक सिंह सोलंकी जुड़े हैं। शुरुआत करना चाहेंगे विकास राजपुरोहित जी आपके साथ। सर, जरा बताइए, क्या वाकई में बीते सालों के मुकाबले इस बार आंकड़े ज्यादा हैं और हम उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करें? आपको लग रहा है कि स्थिति नहीं कंट्रोल में है, घबराने की जरूरत नहीं है? विकास राजपुरोहित जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रितु जैन, आप मुझे सुन पा रही है मैम? बिल्कुल, बोलिए मैम। इस बार के आंकड़े क्या हैं? आवाज आ रही है? बहुत ज्यादा आंकड़े हैं या कम है? और क्या आपको लग रहा है कि अब क्योंकि बारिश शुरू की है, अब मौसमी बीमारियां तेजी से बढ़ेंगी और क्या उसको कंट्रोल करने के लिए हम उस स्थिति में हैं? बिल्कुल, अभी मौसमी बीमारियों के लिए मरीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। डेंगू, मलेरिया और स्क्रब टाइफस सबके मरीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कंट्रोल पूरा हो रहा है। क्योंकि मैं MBS आयुर्वेद हॉस्पिटल में बैठती हूँ, वहाँ पर सभी प्रकार की चिकित्सा दी जा रही है। अब आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो ज़रूरी नहीं है हम बीमारी के आने का इंतज़ार करें, हम उससे पहले उसकी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में बचाव ही उपचार है। सबसे पहले हम घर की कई चीज़ों से बचाव कर सकते हैं। जैसे ही ऋतु परिवर्तन होती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु आती है, तो इस वक्त शरीर में वात का प्रकोप और पित्त का संचय चालू होता है। इस कारण हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है और हम जो भी खाना खाते हैं वो पच नहीं पाता और साथ में ही हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और इसी वक्त जो सारे संक्रमण के, मलेरिया के जो मच्छर हैं, मॉस्किटो हैं, इनका ब्रीडिंग टाइम होता है, इनको ह्यूमिडिटी मिलती है और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इसके बचाव के लिए है हम वात का शमन करने वाली और अग्नि को प्रदीप्त करने वाली दवाइयाँ ले सकते हैं। जी, ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा।
वापस मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अशोक सिंह सोलंकी जी, दो सवाल हैं सर। पहला तो ये कि क्या इस बार अभी से ही ओपीडी बढ़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है? दूसरा, एलोपैथी से इतर जो ये मौसमी बीमारी हैं इसकी तरफ, इससे जुड़े पेशेंट्स होम्योपैथी की तरफ कितने बढ़े हैं बीते कुछ महीनों में या सालों में? विजेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया का आभार जो हमेशा सामाजिक सरोकार के ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम कर रहा है। बदलते मौसम में हर समय इस प्रकार के संक्रमण होते हैं, चाहे डेंगू, चाहे मलेरिया, चाहे चिकनगुनिया, चाहे टाइफाइड। अभी मौसम का परिवर्तन हो रहा है, ऋतु का परिवर्तन हो रहा है। सर्दी की गर्मी बरसात के मौसम से हम सर्दी के मौसम की तरफ जाते हैं। इस प्रकार के मौसम में बैक्टीरिया वायरस पनपते हैं। इसके कारण से इस प्रकार के वायरल डिजीज होते हैं जिसको डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड के रूप में हम दे सकते हैं। अभी आपने कहा एलोपैथी चिकित्सा के साथ में लोग होम्योपैथी और आयुर्वेद की तरफ भी बहुत अच्छे से इसका रुझान भी है, क्योंकि लोगों का विश्वास है क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट नहीं है। और होम्योपैथी दवाई से चाहे डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे मलेरिया हो, इन चारों का बहुत अच्छा इलाज संभव है और इसका लोगों के प्रति रुझान भी है। और इसमें बड़ा बुजुर्ग बच्चे सब इस प्रकार की होम्योपैथी की दवाई ले सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके, जैसा आपने शुरू में ही कहा, यूट्यूब या गूगल करके हमको कोई दवाई नहीं लेना है। अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लेकर अगर हम दवाई लेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आएगा और हम एकदम ठीक भी हो पाएंगे। ठीक है। डॉक्टर विकास राजपुरोहित जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी नमस्कार विजेंद्र जी, मैं सुन पा रहा हूँ। नमस्कार सर। मैं कह रहा हूं कि इस बार जो बीमारी हो रही है उसमें ज्यादा केसेस किसके हैं सर? मलेरिया के हैं, चिकनगुनिया के हैं, स्क्रब टाइपस के हैं, डेंगू के हैं या कुछ और हैं? और क्या अमूमन हम देखते हैं कि जब मौसमी बीमारियां होती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बॉडी रिएक्ट नहीं करती है, मेडिसिन रिएक्ट नहीं करती, तो क्या उसमें भी कुछ चेंजेस आपको इस बार महसूस हो रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से जैसा कि आप बता रहे हैं कि मौसम परिवर्तन के साथ साथ शरीर में भी परिवर्तन होते हैं और जो हमारी बायोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, उसमें भी नए नए रोगाणु आदि की उत्पत्ति भी होती है, वेक्टर्स की संख्या में वृद्धि होती है, तो नई नई बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है निश्चित रूप से। और अभी जैसा बारिश का सीज़न अभी ख़त्म हुआ ही है तो मलेरिया, डेंगू अभी इतने नहीं बढ़े हैं, लेकिन एक तो सामान्य फ्लू बहुत बढ़ गया है। फंगल इन्फेक्शंस जो हमारी स्किन ओपीडीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो वाटर बोर्न डिजीज़ है, जैसे हेपेटाइटिस है, जैसे जॉन्डिस है, जैसे कुछ केसेस लेप्टोस्पायरोसिस के भी मिले हैं। तो इस प्रकार से डेंगू, मलेरिया की, चिकनगुनिया की बजाय हमारे ज़्यादा वाटर बोर्न डिजीज़ जो ज़्यादा है वो अभी ज़्यादा हुई है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 वीक्स में जो मॉस्किटो बोर्न या वेक्टर बोर्न डिजीज़ है उनकी संभावना बढ़ेगी। तो सर उसके लिए क्या हम तैयार हैं? जी निश्चित रूप से सरकार की तरफ से सारी दवाइयाँ, सारे ओपीडी स्ट्रेंथन है और हमारे जो चिकित्सक हैं वो सेंसिटाइज्ड हैं और पूरी हमारी टीम, जो लैब की टीम हो, चाहे हमारी फार्मेसी की टीम हो, चाहे डॉक्टर्स की टीम हो, चाहे हमारी नर्सिंग से रिलेटेड टीम हो, हमारे एक्स्ट्रा वार्ड्स हैं, निश्चित रूप से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, आम आदमी को सजग रहने की ज़रूरत है, अपनी हाइजीन अच्छी रखे और कम से कम बीमारियों से संक्रमण हो रहे हैं ऐसा अपना व्यवहार रखे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यदि उसके लिए सर प्रशासन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, निगम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो फॉगिंग हो या कहीं पानी भरा हो, वहाँ अलग तरीके से उसको खत्म करना हो। उसके अंदर अगर कुछ मलेरिया पनप रहा है या फिर कोई और पनप रहा है उसको खत्म करना हो, क्या वो एक्सरसाइज शुरू हुई अभी तक? जी निश्चित रूप से हमारी कलेक्टर साहब के लेवल पे, हमारे कमिश्नर मैडम के लेवल पे 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, पहले भी हुई थी। और सीएमएचओ से हमारा निरंतर संवाद रहता है, जहाँ जहाँ जिस एरिया में इवन एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स वगैरह शेयरिंग भी चल रहा है कि जो रोग, मान लो रोगी ज़्यादा जिस एरिया से आ रहे हैं हम उसकी सूचना सीएमएचओ लेवल पे हम देते हैं ताकि उस एरियाज़ में सर्वे हो सके। और अगर कोई एंटी मॉस्किटो, एंटी लार्वा मेजर्स लिए जाने हैं तो वो भी लिए जा रहे हैं। और आप पेपर्स में और मीडिया में और इन सब में देख ही रहे हैं कि प्रशासन की हर लेवल पे ये कार्रवाई और ये एक निरंतर कार्य है जो चलता रहता है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अशोक सिंह सोलंकी, जयपुर के किन इलाकों में ज्यादा इस तरीके के केसेस आ रहे हैं और आप इस वक्त वर्तमान स्थिति में कौन सी मौसमी बीमारी के लिए कहेंगे कि नहीं इससे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है या फिर इसके अगेंस्ट सरकार को ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत है? कोई भी बीमारी होती है उसका बचाव पहले करना चाहिए, उसके बाद उपचार की बात आती है।
हमारे घरों में पुराने इस प्रकार के टायर वगैरह कुछ रखे, उसमें अगर पानी भर गया है या हमारे आसपास कुछ इस प्रकार का बरसात का पानी है तो वह निश्चित रूप से मलेरिया के मच्छर पनपने की बहुत गुंजाइश रहती है। इस प्रकार के जो हमारे जोन है, कच्ची बस्तियां हैं जहाँ पानी का भराव बहुत है, जहाँ सड़कें ख़राब है, उस स्थल पर इस प्रकार की बीमारियां होने की बहुत आशंका रहती है। तो प्रशासन इसमें थोड़ा अच्छा सहयोग करेंगे और लोगों को भी जागरूकता की आवश्यकता है। मौसम बदलता है तो बदलते मौसम के हिसाब से अपना शरीर भी इस मौसम को अडॉप्ट करता है। तो सामान्य सर्दी जुकाम बुखार होता है तो हमको घरेलू नुस्खों के साथ में होम्योपैथिक दवाई, एलोपैथिक दवाई, आयुर्वेदिक दवाइयों का भी सेवन करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर की परामर्श से करना चाहिए। होम्योपैथी में निश्चित रूप से चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड इसके बहुत अच्छा इलाज है। अगर परामर्श लेकर आप सही दवाई लेंगे तो इसका इलाज बहुत अच्छा संभव है। लेकिन बचाव के लिए हमको बदलते मौसम के हिसाब से हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन है, पानी का इंटैक्ट है, हाइजीन का ध्यान रखना है। इस प्रकार की चीज़ों का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्किन डिजीज भी इस समय बहुत अच्छे से रिंग बम वगैरह हो रहे हैं, इसके लिए हमको स्किन की हाइजीन का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, प्रिंसिपल है टोंक मेडिकल कॉलेज से। लोकेंद्र सर, जयपुर की बात करते हैं, एक बार ज़रा बताइए जयपुर के अंदर कौन कौन से इलाके ऐसे अभी तक चिन्हित किए गए हैं जहां ज़्यादा पेशेंट क्रिएट हो रहे हैं? क्योंकि मैं ये भी सुन रहा था कि इस बार शायद हम एक अलग तरीके की एक्सरसाइज भी करें कि हम लार्वा को लेकर या जो पेशेंट है जिस इलाके से आ रहा है वहां का कुछ टेस्ट भी करेंगे दिल्ली ले जाकर। तो क्या वो एक्सरसाइज भी इस बार शुरू हुई है? ये जो इस तरह के मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है या मलेरिया बीमारी के रोकथाम का जो है वो प्रोग्राम पूरा साल भर चलता है। ऐसा नहीं होता कि अभी तत्काल में ये चीज़ें चल रही हैं। ये प्रोग्राम पूरा साल भर चलता रहता है। उसमें जितनी भी अवेयरनेस प्रोग्राम है वो सारा चलता है। और इस समय मौसम चेंज है तो मौसम चेंज को देख के बारिश खूब हुई है और नमी से जो बीमारियाँ होती है उन सब को देखते हुए इस समय आपके द्वारा जो अवेयरनेस की जा रहा है वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मलेरिया ज़्यादा फैले नहीं, इसके लिए सबको ये जागरूक होना ज़रूरी है कि घर के आसपास जैसे कूलर का में पानी है या इधर उधर जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है या बारिश का पानी इकट्ठा होता है कहीं पे भी, तो उसको जहाँ तक हो उसको क्लीन करें या उसमें इस तरह के केमिकल्स डालें या तो उससे वो फैले नहीं, मलेरिया नहीं फैले। मलेरिया, स्क्रब टाइफस और ये डेंगू, इस समय जो भी मौसमी बीमारियाँ हो रही है, वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, उनका बचाव बहुत ज़रूरी है। और सर एक और सवाल, क्योंकि ये गंभीर समस्या है और हर साल जब भी इस तरीके के प्रोग्राम हम करते हैं हम हमेशा कहते हैं कि घर पर बैठकर डॉक्टर मत बनिए। होता क्या है कि किसी को मलेरिया हो गया तो वो क्या है कि 2-4 दिन तो पैरासीटामोल ही खाता रहता है, जब स्थिति बिगड़ने लगती है तब हॉस्पिटल में पहुंचता है। तो आप एक एक करके बताइए, क्योंकि मेरे साथ बाकी भी डॉक्टर जुड़े हुए हैं, आप ज़रा बताइए कि मलेरिया के सिम्टम्स क्या हैं और कौन सा एक अलार्मिंग सिम्टम है कि उसके बाद आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। मलेरिया में सबसे, देखो कोई भी बुखार होता है तो एक तो डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पानी का सेवन रेगुलर करते रहें। अगर पानी आप की कमी नहीं हो है ना, और अगर आपका यूरिन आउटपुट कम होता है या किसी भी तरह की आपको फीवर ज़्यादा रहता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, तो आप स्पंजिंग करें उसको फ्रेश वाटर से। और अगर इस तरह के जो भी अलार्मिंग सिम्टम है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है या हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है या कहीं भी सिम्टम ऐसे आपको लग रहा है कि सिम्टम बढ़ रहे हैं मलेरिया के सिम्टम, तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर से सलाह लें। कभी भी दवाइयाँ जो है आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, डॉक्टर से सलाह लेके ही दवाई लें। अगर डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई लेंगे तो आपके इन्फेक्शन भी बढ़ेगा, आपके रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और आने वाले टाइम में आपको इलाज में भी दवाइयाँ असर भी नहीं करेगी, इस तरह की परेशानी भी होगी। डॉक्टर रितु जैन, मैम ज़रा बताइए, अगर किसी को स्क्रब टाइफस हो गया तो वो कैसे प्राइमरी स्टेज के अंदर ये समझे कि भाई उसको स्क्रब टाइफस हो रहा है? क्या क्या सिम्टम होते हैं? अगर किसी को स्क्रब टाइफस हो रहा है तो उसके सिम्टम तो वायरल के समान ही आते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, थकान, कमजोरी, शरीर में थकान सी। लेकिन इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है किसी से तो इसमें कमजोरी बहुत ज़्यादा आती है। व्यक्ति खड़ा नहीं रह पाता, उसका किसी काम में मन नहीं लगता, तो उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और अपना इलाज चालू कर देना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको आयुर्वेद की दृष्टि से बताऊं तो आयुर्वेद में भी अपने शरीर को इस मौसम के लिए तैयार रखना है। जिस तरीके से सरकार तैयार कर रही है कि पानी जमा ना हो, सबको अवेयरनेस करें, उस प्रकार हमारा शरीर, जिस प्रकार वर्षा ऋतु में हमारे वात का प्रकोप और पित्त का प्रकोप होता है, तो उसको शमन करने के लिए हमारे घरेलू उपचार, हमारे खान पान में परिवर्तन, हमारे रहन सहन में परिवर्तन करके हम कर सकते हैं। जैसे हम अपने खान पान में, आवाज़ गूंज रही है,
नहीं नहीं, आवाज आपकी आ रही है मैम, प्रॉपर आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज। आपको आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। तो जिस तरह से हम घर में खाना खाते हैं तो हम अग्नि को प्रदीप्त रखें, क्योंकि अगर हमारी अग्नि अच्छी होगी तो पाचन अच्छा होगा, तो कोई भी बीमारी, संक्रमण जल्दी से हमारे शरीर को नहीं पकड़ता। हम बाहर का खाना ना लें, खाने में नींबू, अदरक, हींग, धनिया, जीरा, मेथी, हल्दी, इनका सेवन बढ़ाएं। तेज पत्ता लें, ये सब वात का शमन करते हैं और साथ में हमारी अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। अगर हमारी अग्नि अच्छी होती है तो हम जो भी खाते हैं वो पच जाता है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हमारे शरीर को सूखा रखें, क्योंकि बरसात में हमारे शरीर में नमी रहती है, वातावरण में नमी रहती है। गीले कपड़े पहने रहते हैं तो फंगल इन्फेक्शन, ईचिंग, रिंगवर्म, इवन सोरियासिस जैसी बीमारी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है मैम, बहुत अच्छे से आपने समझाई हैं चीज़ों को। डॉक्टर विकास राजपुरोहित जी, अगर हम डेंगू की बात करें, क्योंकि डेंगू कई बार हमें ऐसा भी महसूस होता है कि वो जानलेवा स्थिति तक भी पेशेंट को लेकर चला जाता है, तो शुरुआती फेज में कहाँ लापरवाही नहीं बरतनी है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। डेंगू को एक तो सब लोग थोड़ा लाइटली भी ले लेते हैं कि इनिशियली कोई ज़्यादा बुखार होता है और कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, और प्लेटलेट का भी जो एक रेंज है कि उसका रेंज ये होता है कि करीब 1.5 से 4 लाख की रेंज होती है और 50,000 तक चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए और मोस्टली इसका ट्रीटमेंट लोग घर पे ही रहते हैं, घर पे ही रहते हुए लेते हैं। तो जो इसके वार्निंग साइंस हैं, जैसे फीवर आपका परसिस्ट कर रहा है, आपको ब्लीडिंग स्पॉट्स हो रहे हैं बॉडी पे पटीचे, आपका ओरिएंटेशन बिगड़ रहा है, आपके यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, तब आपके अदर सिम्टम्स आने लगे फीवर के अलावा, तो इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हेमरेजिक कन्वर्जन हो जाए, जब ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाए कहीं से, उसका एक बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्लेटलेट जब डेंजरस लेवल से नीचे चली जाए तो ध्यान रखना चाहिए। आपके पैरों में सूजन, लंग्स में खांसी, पानी की जमावट हो जाना, जब आपकी सारी जो इनर लाइनिंग्स हैं बॉडी की, कैविटीज़ हैं, उसमें लीकी हो जाए, तब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो डेंगू जो तीसरा स्टेज है, जैसे हेमरेजिक फीवर और उसके बाद में डेंगू शॉक सिंड्रोम, तो जब वहाँ चला जाता है डेंगू तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो इससे बचाव एक बहुत बेहतर तरीका है। और दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर किसी व्यक्ति को दोबारा जब डेंगू होता है तो बहुत खतरनाक होता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक बार डेंगू हो गया और ठीक हो गया तो उसके बाद अपन ने उसमें लापरवाही बरती, और अगर मॉस्किटो बाइट दोबारा हुआ और डेंगू अगर पुनः हो गया तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसमें कुछ एक मरीजों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सर, इसको लेकर एक मिसकंसेप्शन भी है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। लोकेंद्र शर्मा जी, इसको लेकर एक मिसकंसेप्शन ये है दरअसल कि भाई मुझे तो डेंगू हो गया, अब दोबारा नहीं होगा, मेरे शरीर के अंदर एंटीबॉडी क्रिएट हो गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्रिएट हो गई है। क्या वाकई में ऐसा होता है? दोबारा डेंगू हो सकता है एक ही सीजन में? नहीं, इसमें अलग अलग वेरिएंट होते हैं। तो इसमें कुछ वेरिएंट्स होते हैं, उनके तो इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है आपके जो एक बार हो गया, लेकिन दूसरा वेरिएंट का हो सकता है, मिस वेरिएंट हो सकता है। तो जनरली प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि आपके एक बार हो गया तो उसके चांसेस कम रहते हैं, लेकिन आपके दूसरे वेरिएंट और उस तरह से हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। लेकिन डेफिनेटली अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उसकी इम्यूनिटी के उसके चांसेस तो रहते ही हैं जी। ये है। एक और सवाल सर, क्योंकि अमूमन हम आज से 4-5 साल पहले फॉगिंग देखते थे, व्यापक स्तर पर फॉगिंग शहर के अंदर देखते थे, हो सकता है अभी भी होती हो, या तो मैकेनिज्म चेंज कर दिया है या हम कम कर रहे हैं? हाँ, नहीं, इस समय फॉगिंग देखने को कम मिलती है, वो बात आपकी सही है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता में जागरूकता काफ़ी ज़्यादा है। मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान बहुत चलते हैं। तो और भी दूसरे मेथड्स हैं मलेरिया से बचने के लिए, कि आप जितने भी मलेरिया के जो प्रोटेक्शंस के हैं, जैसे मच्छरदानी यूज़ करना या घर में नेट यूज़ करना, ये सब हैं। इसके अलावा लोग जागरूक हैं, अगर कूलर का पानी होगा या पानी आसपास इकट्ठा होना, इन सब के लिए भी प्रिकॉशन रखते हैं लोग बाग, और साल भर सरकार इसका प्रोग्राम चलाती है। फॉगिंग में अमूमन अगर मैं गलत नहीं तो शायद केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, उसमें केमिकल्स के इस्तेमाल किया, हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। हाँ, वो हेल्थ के लिए ऐसा ज़्यादा नुकसानदायक तो नहीं करता, क्योंकि अपन यूज़ करते ही हैं, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिनटों के लिए उसके लिए परेशानी होती है। जिनके अस्थमा की या सांस की तकलीफ है उनको तो डेफिनेटली तकलीफ ज़्यादा होती है उससे फॉगिंग से। क्योंकि इस बार तो सर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा, 1 सदी के रिकॉर्ड टूटे हैं। हम व्यापक स्तर पर फॉगिंग करेंगे या फिर हम दूसरे मैकेनिज्म पर जाएंगे? और सारे प्रिकॉशंस रखें। अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो लोग आप मौसम चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को कोशिश करें डालने की। ऐसा नहीं हो कि अपन कभी गर्मी हो रही है, कभी ठंड लग रही है, ये लग रही है, तो उस हिसाब से अपन रैशनली यूज़ करें, चाहे AC यूज़ कर रहे हैं, पंखा हो, इनको सबको रैशनली यूज़ करेंगे।
और जैसे ही अपने कुछ सिम्टम आए तो प्रिकॉशन रखना शुरू कर दें, पानी थोड़ा सा अपन गुनगुना और ऐसा पीना शुरू कर दें। इन सब प्रिकॉशंस को अगर अपन रखते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स में लेते हैं तो डेफिनेटली बीमारी कम होगी। और साथ में दूसरी चीज़ ये है कि अगर जैसे अपन कोविड बिहेवियर रखते हैं या मास्क पहनते हैं या इन्फेक्शन होने पे भीड़ वाली जगह से बचते हैं तो ये बीमारी औरों को नहीं फैलेगी। तो ये भी एक वायरल इन्फेक्शन का चांसेस है कि औरों को नहीं फैलेगी। अशोक सोलंकी जी, एक और चीज़ बदली है, वो मच्छरों का तरीका ही बदल गया है। अब हम देखते हैं घरों में जो कॉइल लगी होती है उसके ऊपर मच्छर घूम रहे होते हैं, जो लिक्विड लगा होता है स्विच बोर्ड के अंदर उसके ऊपर भी मच्छर घूम रहे होते हैं। दैट मीन्स कि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है। तो क्या हमारी मेडिसिन उस हिसाब से अपग्रेड हुई हैं? क्योंकि अमूमन ये कहा जा रहा है कि भाई जो नॉर्मल मेडिसिन होती है उनका असर तो हो ही रहा है, लेकिन मच्छर की वेरिएंट बहुत ज़्यादा बदल रही है। विजेंद्र जी, पहले से मेडिकल सिस्टम बहुत एडवांस हो गया है। जिस प्रकार से मच्छर और इसके वेरिएंट में बदलाव आ रहा है, उसी प्रकार से मेडिकल सिस्टम अपने आप को डेवलप कर रहा है, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो। इस प्रकार के वेरिएंट में भी सब प्रकार की मेडिसिन काम करती है। एक चिकनगुनिया का जिक्र नहीं हुआ। चिकनगुनिया जिसको हम नॉर्मल में भाषा में कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार, उसके अंदर हाथ पाँव में दर्द है, डायरिया है, जी मिचलाना है, दस्त लगना है, इस प्रकार के सिम्टम भी होते हैं। इस मौसम में डायरिया भी कॉमन है। तो इस प्रकार की में हमको थोड़ा सा, क्योंकि इन्फेक्शन होने के तुरंत बाद तो कोई रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती, उसका टाइम लगता है। अच्छा, ये होता कैसे है? इस प्रकार चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होता है। तो इसका चिकन से कोई लेना देना नहीं, तो उसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। उसके माध्यम से इस प्रकार की होता है, तो हमको अवेयरनेस की थोड़ी सी आवश्यकता है। अवेयरनेस के माध्यम से फिर हमको मेडिसिन, जैसा पहले भी कहा, डॉक्टर से पूछ के लेना है, हमको प्रिकॉशंस रखने हैं। और इसमें सब प्रकार की पैथी की दवाई लेते हैं। होम्योपैथी दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्क्रब टाइफस भी मच्छर से होता है? नहीं, स्क्रब टाइफस नहीं होता। ये खाने से होता है, फूड से होता है। टाइफस जो होता है फूड पार्टिकल के कारण से होता है। वाटर बिन ये इस प्रकार से प्रायोजित होता है। लेकिन जी जरा बताइए, स्क्रब टाइफस के सिम्टम्स से पहले वो होता कैसे है, किससे होता है, क्या खाने से? नहीं, इस एक्चुअल में क्या है कि एक तरह से वेक्टर डिजीज़ है या जानवरों से इनसे होती है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। तो स्क्रब टाइफस के सिम्टम तो वही वायरल इन्फेक्शन की तरह ही होता है, लेकिन इस समय थोड़ा ज़्यादा फैल रहा है और इसके थोड़ा सीरियस इन्फेक्शन, निमोनिया इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी स्क्रब टाइफस भी इस समय काफ़ी केसेस आ रहे हैं, है ना, एनिमल बॉर्न डिजीज़ है। और प्रिकॉशन वही आपको, इस समय नमी है, इस समय मौसम चेंज हो रहा है, बारिश ज़्यादा हुई है, इस समय आपको हर तरह की प्रिकॉशंस रखना जरूरी है। मैं ये कहूँ अपने दर्शकों को, पहले तो आपको प्रिकॉशंस के तौर पर आसपास खुले जगह पर जहाँ भी पानी लंबे टाइम से ठहरा हुआ है उसको वहाँ से फैलाइए। पहली चीज़, पानी जमा ना होने दीजिए। दूसरा, जितना हो सकता है पूरे कपड़े पहनिए, ये कह सकते हैं सर। हाँ। तीसरा, मच्छरों से बचने के लिए अगर कोई लोशन, कोई स्प्रे या कुछ स्टिकर आपको इस्तेमाल करना है वो कर लीजिए। ठीक है। चौथा, आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल कर लीजिए ताकि दूसरे से आपको इन्फेक्शन ना हो। और पांचवा, मैं ये मानकर चलूं कि भाई बाहर के खाने से थोड़ा बचिए, क्योंकि वेक्टर के तौर पर वो जो प्रोडक्ट है वो आपकी बॉडी को स्क्रब टाइफस की तरफ ले जा सकता है। सर, ये करेंगे तो बच जाएंगे? हाँ, डेफिनेटली। इसके अलावा जैसे कूलर में जो पानी इकट्ठा होता है, तो कूलर में भी हर साल जैसे पेंट करना है या उसको नीचे से रब करके हटाना है, या इस समय पानी रेगुलर चेंज करना है, ये सब ज़रूरी है। आप घर के आसपास जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसमें अगर प्रिकॉशन रखेंगे तो डेफिनेटली बीमारी कम होगी। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास जी आपका भी शुक्रिया, रितु जी और अशोक जी आपका भी शुक्रिया। हम आपके लिए इसलिए प्रोग्राम करते हैं ताकि आपकी सेहत दुरुस्त रहे। और देखिए, जो भी बताया जा रहा है ना, वो ऐसा नहीं है कि पहली बार बताया जा रहा है, आपको सब पता है। बस उस सब पता है कि पीछे एक लापरवाही है कि हम क्यों करें। अगर गली में पानी खड़ा है तो हम क्यों करें, कोई और क्यों नहीं कर रहा है। हम उसी गली से गुजरते हैं, हम उसी इलाके से गुजरते हैं, हमारे बच्चे उसी इलाके से गुजरते हैं। अगर आप पहल करके भी वहाँ छिड़काव कर सकते हैं तो उससे वो मोहल्ला भी सुरक्षित होगा और काफ़ी हद तक आप भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए कहते हैं ना कि दुर्घटना से सावधानी भली होती है, सावधानी बरतिए, आप बीमारियों से बच जाएंगे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।